हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो में हम करेंगे नीलिट ने जो अभी साइंटिस्ट सी का पेपर लिया है एसटीक्यूसी के लिए, जस्ट अभी 26 फरवरी 2023 को, उसके बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस। ठीक है, 30 क्वेश्चंस हैं और रीजनिंग क्वेश्चन से पहले वाली वीडियो में करवा चुका हूँ, वो भी चेक कर सकते हो। और इसके बाद एप्टीट्यूड क्वेश्चन बचेंगे। ठीक है, तीनों टॉपिक के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, रीजनिंग, बेसिक मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड। ठीक है, तो कौन सा पेपर है ये है नाइलिट। ठीक है, अब नीलिट एग्जाम लेता है, किसके लिए लिया है? एसटीक्यूसी के लिए। ठीक है, किस चीज का? साइंटिस्ट सी का। ये लिया है फेब 2023। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स। तो इसकी आंसर की भी आ चुकी है, तो आंसर मैच जो बता रहा हूं वो ऑफिशियल आंसर बताऊंगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 1/4 ऑफ ए हर्ड ऑफ कैमल्स वाज सीन इन फॉरेस्ट, ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड हैड गॉन टू माउंटेन्स एंड रिमेनिंग 15 camels were seen on bank of a river, find the total number of camels। देखो, हर्ड मतलब वही झुंड को बोलते हैं ना, हर्ड। 1/4 तो भाई गए हैं फॉरेस्ट में, ट्वाइस द स्क्वायर रूट 1/4 यानी अगर टोटल एक्स है, अगर टोटल एक्स है तो एक्स बाय 4 कहाँ गए हैं? फॉरेस्ट में। और ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ हर्ड, ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ हर्ड कहाँ गए हैं? अपना माउंटेन्स में। तो इन दोनों में इसको माइनस करके जो बचा 15। ठीक है, ये आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो कि रूट एक्स को एक साइड रखो, बाकी सबको स्क्वायर कर दो, है ना, फिर क्वाड्रेटिक बन जाएगा, एक्स की दो वैल्यूज आ जाएंगी। बट देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट है, अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो परफेक्ट स्क्वायर देखो ना, परफेक्ट स्क्वायर एक ही है। तो 36 डाल के मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, अगर आ गया तो अपना काम हो गया, टाइम बच गया। तो 36 माइनस 36/4 9 माइनस रूट 36 6, 6 × 2 12। ठीक है, तो 36 माइनस 9 और 12 हो गए 21। ठीक है, 36 माइनस 21 15। ठीक है, बराबर आ गया, ऑप्शन सी का। ठीक है, तो इसमें जरूरत नहीं है, अगर सारे ही परफेक्ट स्क्वायर होते तो हमें ज्यादा एफर्ट करना पड़ता। ठीक है, 92। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लगता है इसमें नेक्स्ट पेज पे करना पड़ेगा। ठीक है, इन्होंने बोला टू ट्रेन्स गोइंग ऑन ए पैरेलल लाइन इन ऑपोजिट डायरेक्शन टेक 10 seconds टू क्रॉस ईच अदर, बट दे आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन, लॉन्गर ट्रेन क्रॉसेस द शॉर्टर ट्रेन इन 30 seconds। ठीक है, if the length of longer train decrease by 50%, the time taken to cross the shorter train while going in the same direction decrease by 8 seconds. Time taken by the longer train to cross the tunnel twice the length if difference between length of train is 25 मीटर। ठीक है, अब देखो दो ट्रेन है, एक लंबी एक छोटी। ठीक है, हम मान लेते हैं कि छोटी वाली थी, शॉर्ट की लेंथ है x। अब इसमें हमें कुछ नहीं दिया, ना दोनों लेंथ दी है ना दोनों की स्पीड दी है। ठीक है, तो वेरिएबल बहुत ज्यादा हो गया, बट हम कोशिश करेंगे कि एक की मिनिमम वेरिएबल एक से सब हो जाए। तो लेंथ मैंने ले लिया x, तो शॉर्टर ट्रेन की लेंथ होगी x और लॉन्गर की होगी x+25। ठीक है, अब जब अपना जब 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 डिस्टेंस स्पीड, अच्छा अब देखो, जब भी दो ट्रेन है, ठीक है, अभी लंबी ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन बोल देना, चलो ऑपोजिट डायरेक्शन बनाते हैं पहले, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है दोनों ट्रेन। ठीक है, अब क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, जब ये क्रॉस करें एक दूसरे को तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेंगी, है ना? वो डिस्टेंस होगा दोनों की लेंथ के बराबर। जैसे ऐसे मान लो कि यहां से क्रॉस करने स्टार्ट की, ठीक है, बिल्कुल इंजन टू इंजन, है ना, तो दोनों ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, यहां से लेके यहां तक पूरा क्रॉस किया। ठीक है, तो दोनों की लेंथ का एडिशन, उन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल किया दोनों ट्रेन ने। ठीक है, और उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, जब ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, ऑब्वियसली उन दोनों की स्पीड एडिशन हुई ना, नेट स्पीड, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो यहां से जो रिलेटिव स्पीड आएगी, सपोज करो कि जो लॉन्गर ट्रेन है, इसकी स्पीड मान लो a, इसकी मान लो b। ठीक है,
शॉर्टर ट्रेन की स्पीड ए है तो ए प्लस बी है ना, वेलोसिटी हो जाएगी। अब दोनों ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, दोनों के लेंथ के बराबर, यानी कि x+x+25, यानी कि 2x+25। ठीक है, डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, अब ये मीटर में ही चल रहा सारा। ठीक है, ये चीज होगी। सेकंड चीज, जब क्रॉस हो रही है, मान लो लॉन्गर ट्रेन शॉर्टर को क्रॉस कर रही है, ठीक है। नहीं, इस तरीके से ना, ऐसे क्रॉस कर रही है ये वाली, ये आई फुल स्पीड में, इसको क्रॉस करके निकल गई। ठीक है, अब जो रिलेटिव स्पीड है वो माइनस होएगी। ठीक है, अब लॉन्गर की अपना लॉन्गर ट्रेन जो है क्रॉस कर रही है, तो ऑब्वियसली बी ज्यादा होगा ना ए से, तो हम थोड़ा इसको ऐसे लिखते हैं, बी प्लस ए, बी माइनस ए। तो रिलेटिव स्पीड होगी, डिस्टेंस उतना ही ट्रेवल कर रही है दोनों की लेंथ के ज्यादा, डिवाइडेड बाय, और ये हो गया 30 सेकंड में। ठीक है, ये आ गया। ये हमारी दो लाइनों में जो दिया हो वो चीज लिख दी मैंने इक्वेशंस। ठीक है, अब एक और चीज लेके आगे, इफ द लेंथ ऑफ लॉन्गर ट्रेन डिक्रीजेस बाय 50%। अब देखो नई कहानी जोड़ी इसने, कि अगर हम लॉन्गर ट्रेन का लेंथ 50% डिक्रीज कर दिया, यानी कि अब शॉर्टर ट्रेन का लेंथ है एक्स, लॉन्गर का मैंने हाफ कर दिया ना, 50% डिक्रीज कर दिया, यानी कि हाफ कर दिया। ठीक है, देन टाइम टेकन टू क्रॉस द शॉर्टर ट्रेन व्हाइल गोइंग इन द सेम डायरेक्शन डिक्रीजेस बाय 8 सेकंड। ठीक है, अब लेंथ कम हो गई है, तो जो लॉन्गर ट्रेन क्रॉस कर रही थी, अब उतना टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता था दोनों की लेंथ के बराबर, वो डिस्टेंस कम हो गया, तो ऑब्वियसली टाइम भी कम लगेगा। पहले 30 सेकंड में हो रहा था, अब 8 सेकंड कम, यानी कि 22 सेकंड में होगा। तो यानी कि बी माइनस ए जो आएगा, दोनों का प्लस करके कितना आ जाएगा, एक्स प्लस एक्स, ये आ जाएगा 3x+25 डिवाइडेड बाय 2, और ठीक है, डिवाइड बाय 22, ये आ गया। ठीक है, ये चीज आ गई कि जब रिलेटिव स्पीड आ गई दोनों की, जब लॉन्गर ट्रेन की लेंथ हमने कम कर दी, और ये रिलेटिव स्पीड तब थी जब जो नॉर्मल की 25 मीटर ज्यादा थी। ठीक है, अब ये दोनों चीजें इक्वल है ना, हम इन दोनों को इक्वेट करके मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कि 2x+25 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू 3x+25 डिवाइडेड बाय 2 × 22। ठीक है, तो 2 इससे कैंसिल करते हैं, 15 से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 22 × 2 42x+25 × 2, 25×2 50, 25×2 50 और 5×55। ठीक है, 15×3 45, 25 × 15, 25×5 125, 5 12, 25 × 1 25, 25 और 12 37। ठीक है, तो 44 को उधर ले जाते हैं, 550 माइनस 375 इज इक्वल टू एक्स। तो ये आ जाएगा 50 ऊपर, 125 और 175। तो छोटी ट्रेन की लेंथ आ गई 175। ठीक है, तो लॉन्गर की कितनी आ जाएगी, 200। ये चीज तो हमें एक बार पता चल गई। अब हमें पूछा क्या है, इन्होंने बोला टाइम टेकन बाय लॉन्गर ट्रेन टू क्रॉस द टनल ट्वाइस इट्स लेंथ। तो हमें बेसिकली लॉन्गर ट्रेन की हम पहले तो स्पीड निकाल लें, जो कि है बी। ठीक है, बी निकाल लेते हैं, बी। तो हम क्या करते हैं, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, मैंने दोनों को प्लस कर दिया, तो 2 भी आ गया इधर, है ना, ए कैंसिल हो गया। और यहाँ पे 2x+25 डिवाइड बाय 10, एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, +2x+25 डिवाइड बाय 30। ठीक है, और 2x 175 दूना × 2, 350 375 डिवाइड बाय 10 प्लस 3, ये भी 375 डिवाइड बाय 30। तो इन दोनों को प्लस कर दो, ये 375 कॉमन, 375/10 कॉमन निकाल लिया, 1 + 1/3, और ये आ जाएगा 375/10 × 3, और एक 4/3। ठीक है, 4/3, और ये किसके इक्वल है, 3, ये कट जाएगा, 125, और 125, और इधर 2b है, 2b है, 2 कट गया, 2 इधर, तो 2 कट गया 5 से, 5 गेट है इधर, 25। तो बी आ गया 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इतने मीटर पर सेकंड है लॉन्गर ट्रेन की स्पीड। अब इसको कितना टनल, कोई टनल रहेगी, इसको क्रॉस करनी है टनल, लॉन्गर ट्रेन को, ये कितने मीटर है, 200 मीटर है। ठीक है, और ये टनल होगी 400 मीटर। तो जब इसको क्रॉस करना है, इसको टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, 600। ठीक है, स्पीड इसकी कितनी है, 25। तो बस निकाल लो इसको, टाइम कितना लगेगा,
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 600 और स्पीड है 25। ठीक है, तो 25 सब मीटर में चल रहा है, तो 25 दुना 50, 50 10 1 25 चौका 100, 24 सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन आ गया बी। अब थोड़ा इसको देख सकते हो कि अगर कोई शॉर्ट मेथड है कि नहीं। थोड़ा सा लंबा तो है ये। ठीक है, पेपर में अगर कोई शॉर्ट मेथड नहीं है, इस मेथड से करने में तो बहुत टाइम चला जाएगा। और पहले अवॉइड करना चाहिए कि अगर आपको इसी मेथड से कर रहे हो, शुरू में ना करो। पहले हम छोटे क्वेश्चन निपटा लें, ऐसे क्वेश्चन में एंड में निपटे अगर टाइम है। और लेंथी क्वेश्चन अगर छूट भी है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एक लेंथी क्वेश्चन करने के चक्कर में हमारे 4 छोटे क्वेश्चन ही छूटने चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। 93 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जाएगा मार्क्स टू ऑल में। ठीक है, इसका आंसर गलत है, वो बताते हैं। देखो इन्होंने बोला है डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स अ गुड एट 1/4% लॉस ऑन द कॉस्ट प्राइस बट यूजेस 12 1/4% लेस वेट। व्हाट इज हिज परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो एक जो शॉपकीपर है, ठीक है, वो बोलता है कि यार मैं तो जितना मुझे आया है उससे तो मैं इतने कम में दे रहा हूँ, 6.25% पे। ठीक है, बट एक्चुअली में वो क्या करता है, वो 12.5% कम तोलता है। ठीक है, अगर मैं ऐसा बोलूं कि उसको जो चीज आ रही है वो 100, क्या बोले, 100 रुपए, 100 रुपए पर 100 ग्राम, है ना, ऐसा मान लो। ठीक है, ऐसे बहुत सिंपल से रेट बनाएगी। उसको 100 रुपए की चीज 100 ग्राम आ रही है। ठीक है, 100 ग्राम चीज 100 रुपए की आ रही है। हाँ ठीक है, अब वो कहता है कि मैं तो भाई 6.25% लॉस पे बेच रहा हूँ, मतलब मैं तो आपको 93.75, है ना, 100 - 6.25% रुपए में दे रहा हूँ 100 ग्राम चीज। वो हमें ऐसा बोलता है, बट एक्चुअल में क्या है, वो इतना कम वेट, तो 100 ग्राम नहीं तोलता, वो 12.5% कम, यानी कि इतने में हमें वो चीज दे रहा है। इसको कॉस्ट प्राइस है ना, वो 100 - 12.5%, तो 87.5 है। मतलब इतने रुपए दे के इतनी ही चीज दे रहा है। अब ये हमें सेलिंग प्राइस हो गया। अब ये इसको मिल रही है 100 रुपए 100 ग्राम, तो ये भी 87.75 रुपए की मिल रही होगी इस चीज की, तो ये हुआ कॉस्ट प्राइस। तो जो चीज उसको 87.75 रुपए की आई, उसको उसने हमें 93.75 रुपए की दे दी, तो ऑब्वियसली को क्या होगा, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना होगा, 93 - 87, तो 6 हो गया प्रॉफिट। और कॉस्ट प्राइस कितना था उस चीज का, 87.75 × 100। ठीक है, तो इसको थोड़ा सोल्व करोगे तो 87, 6 से कट जाएगा। 600 कर लेते हैं, चलो। 25 × 100, 25 × 3 = 75, 75 फिर 12, 127, 25 × 5 = 125, फिर 351 आ गया ना, 8775, 8775 ÷ 25। ठीक है, 351 आ गया। अब 351 ये 3 से कट जाएगा, यह आ जाएगा 200, और ये एक, एक 117 है ना, फिर और कट रहा है कुछ, तो जो भी है 800/117। ठीक है, आ गया। अभी आ रहा है 6.837। ठीक है, अब देखो कोई भी वो ऐसा नहीं है 7 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 7, तो इसलिए कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है। अब आंसर मैच कैसे करेगा, आंसर मैच तब करेगा अगर यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 होगा तो आंसर मैच करेगा। अगर यहाँ पे 2 हुआ, इसका मतलब वो 12.5% कम तोल रहा है, यानी कि 100 ग्राम में वो 87.5 ही दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो इतने ग्राम दे रहा है, इसका कॉस्ट भी 87.5 रुपीज ही हो गया। ठीक है, अब निकालो प्रॉफिट। अब 93.75 माइनस दिस, तो प्रॉफिट आएगा 6.25 डिवाइडेड बाई 87.5 इंटू 100। ठीक है, तो इसको मैं पहले 25, 100 कट के ये डॉट कट गया, और इसका 10 कर देता हूँ ना, और इसको काटते हैं 2 से, इसको फिर 5 से काटते हैं, तो 5, एक 5 7 5 35 75 175, और इसको 25 से काटते हैं, 25 5 125। ठीक है, इसको 25 7 तो आएगा 25 दूना 50/7, तो ये कितना आ जाएगा, 717। ठीक है, तो ऑप्शन सी आता है। इन्होंने ऑप्शन सी दिया हुआ है तो इस वजह से। ठीक है, तो ये मार्क्स टोल में जाएगा, आप इसको ऑब्जेक्शन डाल सकते हो। ठीक है, सबको मार्क्स मिल जाएंगे इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 579 जो भी नंबर है इज डिविजिबल बाय 999। देखो ये 9, ये है 111 इंटू 9। ठीक है, हम ये चेक कर लेते हैं कि 9 से भी डिविजिबल हो और 111 से भी। देखो 9 से होने के लिए तो क्या है अपना, जितने भी सम डिजिट है सबका सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो सबका सम कर ले। देखो 9 को तो ऐसे ही हटा देता हूँ मैं, 5 4 9, इसको हटा दिया, 6 3 9, इसको हटा दिया, और 7 5 12 8 20 7 27, तो यहाँ 9 से हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली इसको भी देख लेते हैं, चलो साथ में। 9 कट गया, 9 कट गया, 8 9 14 2 16 2 18, ये हो रहा है। ठीक है, अब 111 का या तो करके देख लो। मुझे इसका रूल तो नहीं मिला, जो मुझे लगा थोड़ा कि इसके तीन तीन के पेयर बना के पीछे से। अब मुझे वो कंफर्म नहीं है कि ये सही है कि नहीं कंसेप्ट, वो वेरीफाई कर सकते हो, तो डिवाइड भी करके देख लो 111 से, फिर भी आसानी है। तो तीन तीन के पेयर बना के ऐड कर लो पीछे से। ठीक है, तो ऐड करने के बाद वो अगर 111 से डिविजिबल है तो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ए। ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। अब देखो इसमें या तो हम प्रॉपर सॉल्व करें, ठीक है, या फिर हम ए और बी को कुछ मान लें जो इसको सेटिस्फाई। बस ये नहीं होना चाहिए ए प्लस बी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। या तो हम दोनों को जीरो जीरो तो मान ही नहीं सकता, क्योंकि अपना ए और बी नीचे हैं। ठीक है, इसको मैं 1 - 1 या 2 - 2 नहीं मान सकता, ताकि जीरो के इक्वल ना है। तो मैं ए को भी 1 ले लेता हूँ, बी को भी 1 ले लेता हूँ, उसके बाद मैं रूट देख लूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 1/2 प्लस एक्स आ गया यहाँ पे। यहाँ पे 1 + 1 + 1/x। ठीक है, तो यहाँ पे 1 + 2 + x आ गया, और यहाँ पे ऊपर 2x + 1 डिवाइड बाई एक्स, ये आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x इज इक्वल टू 2x + 1 x + 2। ठीक है, तो यह आ जाएगा 2x²। ठीक है, 2x इंटू 2 4x, x इंटू एक्स, तो यह आ जाएगा 5x + 2। ठीक है, इधर x है, x कैंसिल हो गया, इधर आ गया 4x। ठीक है, +2 = 0। 2 से कॉमन डिवाइड कर देंगे तो x² + 2x + 1 = 0। क्या हो जाएगा, x + 1 का स्क्वायर = 0। x के लिए हो जाएगी -1 - 1। ठीक है, अब मैंने ए और जो सारे आंसर्स हैं वो ए और बी की फॉर्म में। ए और बी मैंने 1 1 माना है, तो आंसर आया -1 - 1, तो मतलब बी आ जाएगा। ठीक है, इसको वैसे भी कर सकते हो, थोड़ा वो से लेंथी हो जाएगा इसमें। हम्म, इसमें कोशिश करते हैं, देखो 1 = a + b + x डिवाइडेड बाय a, प्लस a + b + x डिवाइड बाय b, प्लस a + b + x डिवाइड बाय x। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a/a 1, b/a प्लस x/a प्लस a/b +1 प्लस x/b प्लस a/x प्लस b/x +1। ठीक है, इधर भी 1 था, 1 और एक 1 कैंसिल हो गया। अब इधर मैं क्या करता हूँ, देखो x वाला कॉमन निकाला मैंने, 1/a। ठीक है, +1/b। ठीक है, प्लस, अब ये दोनों देख लो, 1/x कॉमन निकाला तो a + b। ठीक है, अब कांस्टेंट क्या क्या बचा, एक तो 2 बच गया, 1 + 1 2, प्लस b/a प्लस a/b = 0। अब इसको मैं लिख सकता हूँ x a + b/ab। ठीक है, ये 1/x a + b है, प्लस ये आ जाएगा 2ab प्लस b² प्लस a² डिवाइड बाई ab = 0। ठीक है, हम्म, अगर देखो ये a + b का होल स्क्वायर है, तो a + b मैं कॉमन निकाल कट कर सकता हूँ, तो x/ab बन गया, ये +1/x बन गया, प्लस यहाँ पे a + b ही रह गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ab हटाना है, तो मैंने ab से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, अब x से मल्टीप्लाई कर दो, x² प्लस ab प्लस a + b। ठीक है, यहां से तो बन ही गया। अब ये x + a और x + b। ठीक है, यहाँ से x = -a - b। ठीक है, बट ये बहुत लेंथी पड़ेगा पेपर के हिसाब से। तो पेपर में हम जितना कुछ ना कुछ एज्यूम करके कर लें नंबर्स वगैरह, और जितने मिनिमम हो, जैसे मैंने 1 और 1 मिनिमम ही लिया है, कोई ऐसा नहीं कि 17 18 ले लो, तो और कॉम्प्लेक्स चला जाएगा। ठीक है, और हम कोशिश करते कि एक को 0 ले लें, बट 1/b है तो इसलिए 0 भी नहीं लिया। नहीं तो वो सबसे बेस्ट था, एक को 0 ले लेते, एक को 1 लेते, 1 + 0 ≠ 0, तो और भी काम आसान हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, ये भी ठीक ही सवाल है। तो देखो √3, पहले मैं इसको कोसिकेंड को साइन में लिख लेता हूँ। 1/sin आ जाएगा 20 माइनस 1/cos 20, ठीक है। तो इसको हम √3 cos 20 माइनस sin 20, ठीक है, डिवाइडेड बाय sin 20 cos 20, ठीक है। अब देखो ये तो अगर मैं 2 यहाँ पे करूं और 2 यहाँ पे करूं तो 2 sin θ cos θ sin 2θ, यानी कि ये आ जाएगा sin 40, ठीक है। देखो हमें दिख रहा है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये आ जाए। और ऊपर भी हमें कंबाइन करना पड़ेगा। देखो ऊपर क्या है मेरे पास, अच्छा 2 यहाँ पे कॉमन, इस हिसाब से। अब इसका क्या तरीका होता है कि जब आपके पास a sin θ प्लस b cos θ हो ना, तब हम इसको या तो sin θ कुछ यहाँ पे मैग्नीट्यूड कुछ ही मान लो, θ+5 इस फॉर्म में बना सकते हैं, या फिर मैग्नीट्यूड या कुछ भी दो, या फिर कोस, ठीक है, जो भी। तो इसका मतलब क्या है कि मैं जो मैग्नीट्यूड आएगा यहाँ पे, जो √3 है, यहाँ पे जो कांस्टेंट है, इसको मैं साइन या कोस की फॉर्म में लिखूं। अब देखो √3 cos 20 माइनस sin 20, सबसे पहले तो हमें डिवाइड करना है किससे, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर, तो √4 2, ठीक है। अगर मुझे 2 से डिवाइड करूं, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, तो √3/2 cos 20 माइनस 1/2 sin 20, ठीक है। ये मुझे लगता है मोस्ट लोगों ने पढ़ा ही होगा चीज, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए है, ठीक है, बाकी स्किप कर सकते हैं। तो मैंने अब √3/2 को मैं साइन क्या लिख सकता हूँ, ये साइन या कोस कुछ भी, ठीक है, एक ही बात है, क्योंकि वो बाद में चेंज हो जाएगा। तो सपोज करो कि मैं इसको लिखता हूँ साइन की फॉर्म में लिखता हूँ, देखो। तो फिर ये इसको मैं कोस की फॉर्म में लिखूंगा। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 60 लिख सकता हूँ ना, और इसको लिख सकता हूँ cos 20 तो है ही, और फिर cos 60 है ये sin 20। तो क्या ये sin a cos b माइनस cos a sin b, तो क्या ये 2 sin अपना sin 60 माइनस 20 sin 40 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज जो ब्रैकेट में लिखी है, ये किसके इक्वल आ गई, 2 sin 40 के, और नीचे sin 40 तो था ही, कैंसर, ठीक है, 4 आ जाएगा। अब इसको आप ये भी लिख सकते थे कि cos 30, ठीक है, cos 30 लिख दिए थे, और इसको आप sin 30 लिख देते, तब आपके पास क्या बनता है 2 cos 50। तो 2 cos 50 को मैं साइन अपना cos 90 माइनस 40 करके sin 40 तब भी बन जाता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही चीज है, चाहे साइन की फॉर्म में लिखो चाहे cos की फॉर्म में लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन। अब देखो नंबर ऑफ जीरोस, जीरो बनती कैसे है ना, जीरो मतलब 10 की पावर है ना, जैसे कोई भी नंबर है उसके पीछे कितनी जीरो, मतलब 10 की पावर में। अब 10 कैसे बनता है, हाँ 10 बनता है 2 और 5 से, ठीक है। अब 2 और 5 कितने, उस पर डिपेंड करते हैं, जो मिनिमम होंगे उतने 10 बनेंगे, है ना। अगर हमारे पास दो, एक ही दो है पूरे मल्टीप्लिकेशन में, और 5 भर भर के हैं, अब दो एक की है, तो मतलब एक ही 5 मिलके एक जीरो बना देगा, बाकी 5 का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो जो मिनिमम है हम वो देख लें। सबसे पहले देखो 5, मेरे को तो ज्यादा लग रहा है, देखो 5 एक यहाँ पे है, 2 3 4 25 में 2 5 है, 5 6 7 8 9 10 50 में भी 2 5 है, 11 12, 12 तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब, और दो बहुत कम होंगे। देखो दो कहाँ पे, एक 10 में है, 20 में दो दो हो गए, क्योंकि 20 में 4 आता है, तो 4 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पे 2 हो गए, 1 2 3, ठीक है। 30 में एक ही बार 2 आएगा, ठीक है। 30 और 40 में क्या होगा, 40 में तो 8 आता है, 8 5 40, 8 मतलब 2 की पावर 3, ठीक है। 50 में 1 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जब कभी ऐसा सवाल आएगा, हमारा मैक्सिमम आंसर बन रहा है, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हम पता चलेगा कि इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कोई मैंने कोई भी दो छोड़ा नहीं होगा। कहीं हमारा आंसर जैसे मान लो 7 सही भी होता, 7 आ जाता, फिर हमें डाउट होता रहता है कि यार कहीं 8 तो नहीं है, कहीं कहीं मैंने कुछ 2 मिस तो नहीं कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इजी है। फॉर द पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी सी डी फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ -a की पावर -1 की पावर a प्लस -1 की पावर b प्लस -1 की पावर c प्लस -1 की पावर d, ठीक है। अब देखो मिनिमम वैल्यू तो हमें पता है कि ये सारे -1 हो जाए, इनकी पावर ओड आ जाए ना, ए बी सी डी सारे ओड है, तो -4 हो सकती है।
बट एक कंडीशन है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होना चाहिए 1947, ये ओड है। अगर मैं चारों ही ओड लूं, ओड प्लस ओड प्लस ओड प्लस ओड, ये तो इवन आना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि चारों में से ये हो सकता है या कि तीन ओड हो, एक इवन हो, ये चीज पॉसिबल है, तब इसका आंसर ओड आ जाएगा। ठीक है, सही बोल रहा हूँ? हाँ सही बोल रहा हूँ। ठीक है, या फिर एक और तीन इवन, ये चीज पॉसिबल है ना, और तो कोई चीज बन नहीं रही है। अब सम हम मिनिमम चाहिए, मिनिमम चाहिए मतलब मैक्सिमम ओड होने चाहिए, मतलब तीन ओड हो एक इवन हो। अगर मान लो ए बी सी तीनों ओड है, डी इवन है, तो ए ओड है तो -1, बी ओड है तो -1, सी ओड है तो -1, डी इवन है तो +1। सम आ जाएगा -1 +1 कैंसल, -2, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। In the month of July of a certain year, the average daily expenditure of a organization was 68, है ना। एवरेज डेली एक्सपेंडिचर 68 है, इसका मतलब टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, जुलाई है 68 इंटू 31। ठीक है, सारी ये टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। इन्होंने बोला फर्स्ट 15 डेज ऑफ मंथ द एवरेज डेली एक्सपेंडिचर इज 85। फर्स्ट 15, एक से लेके 15 जुलाई। ठीक है, तब इसका एवरेज एक्सपेंडिचर है 85, तो मतलब पहले 15 दिन में खर्चा हुआ 85। फिर लास्ट के 17 दिन, अब देखो लास्ट के 17 दिन कैसे हो गए, वो भी 15 से लेके 31 तक। ठीक है, काउंट कर लो, लास्ट के 17 दिन हो गए, तब है 51। ठीक है, अब बोला है कि 15 को कितना खर्चा हुआ, देखो एक से लेके 15 तक 85 हुआ, तो यानी कि 85 इंटू 15, और 15 से लेके 37 लास्ट के 17 दिन खर्चा हुआ 51, तो 51 इंटू 17। तो जब हम इनको टोटल करेंगे, तो क्या हमने इसको 15 को दो बार काउंट कर लिया है। ठीक है, और जब ये टोटल हमने किया 31 डेज का, इसमें तो सारे दिन एक एक ही बार आए हैं, तो मतलब ये जो इसमें सारे दिन है एक एक बार, और 15 दो बार है, इसमें सारे दिन एक एक बार है, तो मतलब इन दोनों का सम को मैं इसमें से माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो 85 इंटू 15, ये तो 85 इंटू 15, यह आ जाएगा 1275। ठीक है, 51 इंटू 17, 867, प्लस 1275, ये आ जाएगा 2142। ठीक है, इसमें 15 दो बार आ गया, 15 वाला जो खर्चा है वो दो बार काउंट कर लिया, 68 इंटू 31, और टोटल खर्चा जो है पूरे मंथ का 104 2108, तो दोनों को माइनस कर दो, 42 माइनस 8 34। ठीक है, ऑप्शन आ जाएगा सी, 100। ये भी मुझे लगता है थोड़ा सा लेंथी वाला, जैसे मैंने सॉल्व किया, अगर आपको इसका शॉर्टकट मिले तो वो चेक कर सकते हो। इन्होंने बोला कि महेश एंड उमेश परचेज ए रेडियो ईच फॉर सेम प्राइस एंड बोथ मार्कअप देयर रिस्पेक्टिव रेशियो बाय द सेम अमाउंट, है ना। उन्होंने कुछ अमाउंट पे खरीदा, सेम अमाउंट पे, और मार्कअप कर दिया, यानी कि 100 रुपए की चीज ली, और फॉर एग्जाम्पल, और उसको कुछ बढ़ा दिया सेम अमाउंट से, यानी दोनों ने 100 का लिया, और 130 का मान लो उन्होंने प्राइस लगा दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि बाद में डिस्काउंट भी देना होता है। महेश गिव्स डिस्काउंट ऑफ 20 रुपीज फॉलोड बाय अनदर डिस्काउंट ऑफ 20% और रिड्यूस प्राइस, मतलब वो पहले क्या करता है, 20 रुपए कम कर देता है। फॉर एग्जाम्पल 130 किया उन्होंने, ठीक है, ये सिर्फ नंबर ऐसे बता रहा हूँ मैं, 130 में से 20 माइनस कर दिए, 110, 110 पे 20%, 110 का 20% हो गया 22 रुपए, डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगी, बट उमेश क्या करता है, वो 20% डिस्काउंट पहले दे देता है, यानी कि 130 पे 20% डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 26 रुपए पहले कम कर दिए, फिर बाद में 20 रुपए कम कर दिए। ठीक है, इफ महेश प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू थ्राइस द उमेश लॉस, महेश का जो प्रॉफिट है वो इक्वल है 3 गुना उमेश के लॉस के परसेंटेज से, प्रॉफिट क्या होगा। अब देखो प्रॉफिट उसी को ज्यादा होगा ना जिसने, देखो 20 रुपए तो कम हो ही गए। अब देखो 20% जो महेश ने दिया वो बाद में दी है, मतलब रिड्यूस प्राइस पे 20%, तो वो कम होएगा, और उसने पहले ही 20% दे दिया, तो उसका प्राइस ज्यादा था उस टाइम पे, मार्कअप प्राइस, और उसका 20% ऑब्वियसली ज्यादा होगा, उसको ज्यादा डिस्काउंट देना पड़ गया उमेश को, तो इसलिए महेश को प्रॉफिट हुआ, उमेश को लॉस हो गया। ठीक है, तो हम इसको क्या करें, इसमें हम एक तो कॉस्ट प्राइस मानना पड़ेगा, वेरिएबल इसमें ज्यादा हो गए, और एक हो गया मार्क प्राइस। हम्म, हम्म, इसको ऐसा मानते हैं, एक्स मान लिया, जो प्राइस बढ़ा दिया वो वाई मान लिया, दोनों के लिए सेम है ना।
अब देखो, अब महेश ने पहले 20, महेश ने जो चीज बेची है ना उसका सेलिंग प्राइस देख लेते हैं, महेश की बात करते हैं। महेश ने क्या किया, 20% तो पहले डिस्काउंट दे दिया, 20 रुपए, ठीक है, 20 रुपए डिस्काउंट दे दिया। फिर इसने 20% और डिस्काउंट दिया, यानी कि इसने 80% पे बेची है चीज, 0.8। ठीक है, ये सही है कि किसी चीज में से 20% कम करना हो मतलब 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो, उसका 80% ले लो। ठीक है, और उमेश ने क्या किया, उमेश ने तो समझदारी नहीं दिखाई, उसने पहले 20% डिस्काउंट दे दिया, यानी कि वाई का मार्कअप प्राइस का 0.80% कर दिया, उसने कहा 80% में वैसे ही कर दे रहा हूँ। और फिर इसने 20 रुपए और कम कर दिए। ठीक है, ये दोनों के सेलिंग प्राइस आ गए। अब क्या हुआ, इसमें हम निकालते हैं, देखो ये आ जाएगा 0.8 y - 16, ये 0.8 y - 20। ठीक है, अब महेश का प्रॉफिट, महेश का प्रॉफिट देखो, कॉस्ट प्राइस ये है, महेश का प्रॉफिट हो गया, सेलिंग प्राइस ज्यादा यानी कि 0.8 y - 16, ठीक है, -x, ये 3 गुना है किसके, उमेश के लॉस से। उमेश का लॉस मतलब कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, यानी कि x माइनस 0.8 y - 20। ठीक है, अब मान लो x कॉस्ट प्राइस है, फिर ये लॉस पे पहुंचा। चलो देखते हैं इसमें कुछ, मुझे लगता नहीं बनेगा ये। 16 - x या जगह 3x -3, -3x -3 0.8 y - 20। ठीक है, तो 0.8 y - 16 - x, 3x - 2.4 y + 60 है ना। तो ये x उधर चला गया यानी कि 4x आ गया, और 16 भी उधर चला गया यानी कि 76 आ गया, और इक्वल टू ये इधर चला गया 3.2 y। ठीक है, इसे हम पूछा क्या है, महेश का प्रॉफिट, महेश का प्रॉफिट तो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। 4 8 x × 0.8, हाँ ठीक है। अब देखो हमें क्या पूछा है, कि ये चीज पूछी है 0.8 y - 16 - x, ये है ना महेश का प्रॉफिट, यही चीज पूछी है। अब एक काम करो, इसमें 4x को, इसको मैं क्या करता हूँ, 0.4 से डिवाइड करता हूँ, x + 4 से डिवाइड करूंगा तो 19.8 y। ठीक है, 0.8 y -x, और मुझे ये बनाना है तो 19 में से 16 इधर ले आया मैं। ठीक है, 3 आ गए। अब थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स है, इसको एक और तरीका है अगर देखना चाहते हो, देखो अब अगर मैं दोनों के सेलिंग प्राइस में डिफरेंस देखूं, 4 का डिफरेंस है दोनों के सेलिंग प्राइस में। ठीक है, देखो अगर दोनों का सेलिंग प्राइस अगर मैं माइनस करूं, -16 माइनस माइनस 20, 4 आ गया। ठीक है, दोनों के सेलिंग प्राइस में 4 का डिफरेंस है। अच्छा, एक मिनट, अब ये देखो, इसका मान लो कॉस्ट प्राइस ये है, एक्स है। ठीक है, एक ने तो प्रॉफिट पे बेचा, एक ने लॉस पे बेचा। अब ये टोटल क्या है, सेलिंग प्राइस ये हो गया उमेश का, कम पे बेचा इसने, ये महेश का। ये डिफरेंस 4 है दोनों के बीच में। ठीक है, 4 है। अब ये लॉस वाला पार्ट है, ये एक्स है। अब ये पार्ट है प्रॉफिट वाला, 3, 3 गुना ना, अगर ये मान लो 1 पार्ट है, ये 3 टाइम्स है, तो 4 को मुझे इस हिसाब से डिवाइड करना है कि यहाँ पे 1:3 में आए, तो 4 को हम उसी में डिवाइड कर देंगे ना, 1 और 3, तो महेश का प्रॉफिट 3 आ गया। ठीक है, तो अगर ये चीज आपको विजुअलाइज हो जाए तो ये मुझे लगता है ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है जो मेरा मेथड है, बाकी अगर और मिले तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई जेड आर 3 पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स जो है वाई से ग्रेटर देन है और वाई जेड से ग्रेटर देन है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, y% ऑफ z इज लेस देन x% ऑफ y, y% ऑफ z, z का y% हो जाएगा z इंटू वाई बाई 100, और y का x% y इंटू एक्स बाय 100। अब देखो इन दोनों में y तो कॉमन है ही, मतलब y तो कैंसिल हो जाएगा, और x जो है ज्यादा है z से, तो इस हिसाब से आना चाहिए। तो y% ऑफ x इज लेस देन, तो ये बात सही है। ठीक है, बट ऑल ऑफ द अबव भी है, तो हमें बाकी ऑप्शन भी चेक करने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखो y% ऑफ x, तो अब तो मैं सीधे लिख लेता हूँ x y बाय 100,
और z% ऑफ y, तो yz/100। ठीक है, वाई वाई कैंसल, तो ये ज्यादा है, तो ये गलत हो गया। तो ऑब्वियसली बस एक ही आएगा ना, अगर ये सही आता फिर हम तीसरा चेक करते हैं, अभी गलत आ गया, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू आर थ्री टाइपिस्ट हु वर्किंग साइमल्टेनियसली कैन टाइप 216 पेजेस इन 4 hours। इन 1 hour आर कैन टाइप एज मैनी पेजेस मोर देन क्यू एज क्यू कैन टाइप मोर देन पी। ठीक है, जितने आर क्यू से ज्यादा टाइप करता है उतने ही क्यू पी से ज्यादा टाइप करता है 1 घंटे में। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 5 hours आर कैन टाइप एज मैनी एज पेजेस एट पी कैन टाइप इन 7 hours। हाउ मेनी पेजेस डज ईच ऑफ देम टाइप पर आर। ठीक है, देखो दो 16 4 घंटे में करते हैं सारे मिलके, तो 1 घंटे में उनकी स्पीड देख लेते हैं, देख कितनी है। 216 तो डिवाइड बाय 4, तो 5 का 20, 54 पेजेस पर आर, सारे मिलके, है ना टोटल। अब इन्होंने बोला कि आर पी क्यू आर, देखो पी क्यू आर क्यू से उतने ज्यादा पेज टाइप करते हैं इतने क्यू पी से, यानी कि दोनों का डिफरेंस देखो, 14 17 3 17 3 20। ठीक है, दो 15 2 17 17, ये खत्म, गलत। 15 3 18, 18 3 21, 16 2 18, 18 4, ये गलत। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है, टोटल 54 पेजेस पर आवर में, तो सबका सम करके देख लो। तो 14 प्लस 17 कितना आ गया, 31 आता है, प्लस 20, तो ये 51 आ रहा है। ठीक है, ये आ जाएगा C 54। और एक और चीज और है, इन्होंने बोला कि 5 घंटे में आर जो है उतने पेज टाइप कर देते हैं, पी 7 घंटे में करते हैं। तो पी की स्पीड ये है 15 पेज पर आर, तो 15 7 घंटे में 105। ठीक है, आर की स्पीड है 21 पेज पर आर, तो 5 घंटे में 21 × 5 105, तो दोनों बराबर आ गए ना, तो एक चीज यहाँ से वेरीफाई हो गया। ठीक है, इसका वैसे जरूरत नहीं था, एक से हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस ऑफ ट्रायंगल इज 15 centimeter, two lines are drawn parallel to base terminating in the other two sides, dividing the triangle into three equal areas, length of parallel line close to the bases। अब देखो एक कोई ट्रायंगल है, कहाँ बनाए, यहाँ बना देते हैं। ठीक है, ट्रायंगल है कोई भी, ये बेस है। इसने क्या किया, कह रहा है कि दो लाइन हमने इस तरीके से ड्रॉ की। दो लाइन ऐसे मानो, चलो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, ताकि ये तीनों एरिया ना सेम आ जाए, मतलब ये वाला एरिया ये छोटी ट्रायंगल है, ये बीच में जो ट्रेपेजियम बना है, ये भी ट्रेपेजियम बना है, तीनों का एरिया सेम है। ठीक है, अब बेस तो इन्होंने दे दिया कि भाई ये 15 सेंटीमीटर है, तो जो ये लेंथ है ना बेस के पास, वो कितनी होगी, ये वाली। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर ये तीनों एरिया इक्वल है, अगर मैं बड़ी ट्रायंगल का एरिया मानू 3x, तो भाई ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। ठीक है, सर बराबर है। अब ए बी सी डी, ठीक है, अब ये देखो जो एरिया है ए बी सी और ए डी ई का, ए डी का एरिया कितना हो गया, ए बी सी का 3x हो गया, और ए इसका हो गया 2x, ए डी ई का। ठीक है, अब देखो ये पैरेलल लाइंस है, तो जो ट्रायंगल ए डी ई है और ए बी ई है, ये होगी सिमिलर। सिमिलर कैसे होती हैं, कि दो लाइन तो पैरेलल आ गई, इसका मतलब ये एंगल मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम आ गया, ये एंगल सेम आ गया, ए एंगल तो कॉमन है ही, तीनों एंगल सेम है, सिमिलर हो गए। तो जो जो एरिया है, जो एरिया का रेशो है, वो किसी भी एक साइड के, जो एरिया का रेशो है वो किसी भी एक साइड के रेशो का स्क्वायर आएगा। ठीक है, यानी कि जो एरिया अपना, इसको मैं मान लेता हूँ एक्स माना था ना, इसको मैं वाई मान लेता हूँ, साइड को जो मुझे निकालनी है। इसका मतलब जो बड़ी ट्रायंगल का एरिया है 3x डिवाइड बाय छोटी ट्रायंगल का एरिया, ये किस पे डिपेंड करेगा, इसकी लेंथ, किसी भी एक लेंथ, कोई भी एक लेंथ ले लो उसके स्क्वायर पे।
उनकी रेशो क्या, स्क्वायर, 15 डिवाइड बाय वाई का स्क्वायर, यानी कि बड़ी ट्रायंगल 15, छोटे ट्रायंगल का बेस 15/11 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कट गया। अब ये आ जाएगा 3/2, इसको स्क्वायर रूट करना है कि क्या करें, एक मिनट, 225, 15 × 15, 225 आ गया ना, वाई स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम कर सकते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, 3 कट गए 75 पे ना, तो 75 इंटू 150, तो y इज इक्वल टू √150, तो 150 आता है 25 × 6, 25 का 150, 25 बाहर आ जाएगा तो 5√6। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इज गिवन बाय 5 cos a minus 3 is equal to 0, इक्वेशन वो रूट्स आर साइन एंड tan a। देखो साइन a एंड tan a, देखो अगर cos a जो है वो 3/5 है, ठीक है, तो साइन a कितना होगा, √1 माइनस कोस स्क्वायर है, तो 3/5 है तो 4/5 होगा। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। ठीक है, अब tan a कितना आ जाएगा, tan a आ जाएगा साइन a बाय कोस a यानी कि 4/3। अब किस इक्वेशन के रूट्स साइन a यानी कि 4/5 और tan a यानी कि 4/3 है, तो वो जो क्वाड्रेटिक आएगी x माइनस 4/5 इंटू एक्स माइनस 4/3 इज इक्वल टू 0, ये आएगी। इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 5x/4 और ये 3x-4, 5 और 3 उधर के 0 हो गए, तो 5×3 = 15x², 5×4 = 20, 4×3 = 12, 20 और 12 -32, और 4×1 = 4 16, माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 0, ऑप्शन आ जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा मतलब आसान सवाल है बट आराम से करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन्होंने बोला कि x जो है 9 है, y जो है 0.04 है। देखो √x किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के, और √y जो आ जाएगा 0.2 के, यही यूज करना है हमें। सबसे पहले देखो ये, यहां से हम क्या करें, यहां से हम निकालते हैं बाहर, देखो यहां से मैं कॉमन निकालूंगा, x और y कॉमन निकाल लेता हूं मैं x/4 कॉमन निकाली मैंने यहां से, तो मेरे पास बचा 4x², ठीक है, -4y² है ना, यही बचा, डिवाइडेड बाय √y माइनस √x। ठीक है, अब ये आ जाएगी y² की पावर 1/4, तो क्या ये √x की आ गया, ये √y आ गया। ठीक है, जैसे ये जो x² है इसकी पावर 1/4, ठीक है, तो x की पावर 1/2 यानी कि √x। ठीक है, तो √x माइनस √y, तो ये √y माइनस √x है, चलो धीरे धीरे करते हैं इसको, प्लस यहाँ पे क्या है 1 प्लस √xy, तो √x इंटू वाई, तो ये तो 0.6 आ गया सीधा, है ना, और ये है 4 √xy। ठीक है, ये चीज है, और इसकी पावर -2 है, पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये √x है माइनस √y है। ठीक है, तो नीचे √y माइनस, तो दोनों कैंसिल करूंगा तो -1 आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस ये आ गया, प्लस 1 प्लस 0.6 डिवाइड बाय 4 √xy। ठीक है, ये आ जाएगा, इसको ऐसा कर लो कि 4 √xy का स्क्वायर है ना, प्लस 1 प्लस 0.6 डिवाइड बाय xy की पावर 1/4 की पावर -2, तो ये आ जाएगा √xy, तो ये और ये दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है, अब ये करके देखना। ठीक है, ये आ गया, ऊपर आ गया 1 अपॉन, ये आ जाएगा xy की पावर 1/4 है, इंटू -2 हो जाएगा, तो इसकी पावर आ जाएगी -1/2, -1/2 यानी कि xy की पावर 1/2, यानी कि √xy, तो √xy आ गया 0.3 इंटू 0.2 यानी कि 0.6। तो मतलब ये जो हमने तामझाम किया इतना, ये वाला, ये आ गया 0.6 के इक्वल। ठीक है, अब ये चीज क्या बन रही है, क्या ये बन रही है चीज जो 1 + 2 √y/x, ये क्या, कहाँ लिखे हैं, कहाँ लिखे हैं, कहाँ लिखे हैं, यहीं पे लिख लेते हैं चलो, ये 1 + √y/x का स्क्वायर बन रही है क्या, ये चीज अंदर वाली, तो उसकी पावर फिर 1/2 है, तो ये 2 2 कैंसल, तो क्या ये मिलके मेरे पास 1 + √y/x ही बन गया। ठीक है,
और अंडर रूट वाई बाय एक्स यानी कि 0.2/3, तो ये बन गया 1 प्लस 0.2/3। ठीक है, मल्टीप्लाई है 0.6 के साथ। बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। तो 0.6 प्लस 0.6 इंटू 3 पॉइंट या जगह 0.2। ठीक है, तो 0.2 इंटू 0.2 0.04, तो 0.064 आ गया, ऑप्शन ए। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन ये है इसमें, अंडर रूट है, फिर इसके बाद 1/4 ये चीज ध्यान रखनी है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ए सिंगल डिस्काउंट इक्वलेंट टू डिस्काउंट सीरीज ऑफ 20%, 10%, 5%। ठीक है, तो वही इसमें इजी है। देखो कोई चीज एक्स, पहले 20% डिस्काउंट कर दिया, मान लो कोई चीज 100 रुपए की थी, अब मैंने 20% डिस्काउंट दे दिया, कितनी होगी, 80 रुपए की। 100 का 20%, अब फिर मैंने 10% और कर दिया, यानी कि 80 का 10%, 8 कम कर दिया, 72। फिर 72 का 5%, 72 का 5% कितना हो गया, 3.6, तो 3.6 माइनस कर दो ना 72 में से, 68.4, तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना हो गया, 31.6%। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 20% डिस्काउंट कर दिया, मतलब वो चीज रहेगी 0.8 की। ठीक है, 10% दे दिया, मतलब 0.9, 5% यानी कि 0.95। ठीक है, 0.8 इंटू 0.9 इंटू 0.95, तो ये आ जाएगी, वो चीज रहेगी 0.684। तो कितना डिस्काउंट दे दिया, 31.6%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल थ्री डिजिट्स नंबर दैट गिव्स द रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, सबसे छोटे वाला देख लेते हैं। 3 डिजिट का नंबर जो 5 से डिवाइड करें, 4 रिमाइंडर दे दे। 3 डिजिट का 100 हो गया मिनिमम, तो 100 तो डिवाइड हो रहा है, तो 104 ऐसा पहला नंबर आएगा 3 डिजिट का, जिसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 4। मैक्सिमम देख लेते हैं। सबसे सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर है 999, तो ये मैं डिवाइड करता हूँ 5 से, तो 4 ही रिमाइंडर आ रहा है, तो यही बड़ा नंबर होगा सबसे। ठीक है, ये इसके अगला नंबर कौन सा हो जाएगा, 104, 109, अप टू सो ऑन। ठीक है, तो एपी बन गई, इसका सम मुझे फाइंड करना है। तो एपी का सम का फाइंड करने का दो तरीके होते हैं। देखो, या तो मुझे पहली टर्म चाहिए, और नंबर ऑफ टर्म चाहिए, और लास्ट टर्म चाहिए, 3 चीज चाहिए, तब मेरा काम हो जाएगा। नहीं तो कॉमन डिफरेंस पता चले, नंबर ऑफ टर्म्स पता हो, और पहली टर्म। अब देखो नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता मुझे, 199 कौन सी टर्म आएगी, तो या तो हम थोड़ा हिट एंड ट्रायल से देखें, जैसे ये क्या है, 20 - 100 + 4। ठीक है, ये क्या आएगा, 995 कितने पे आएगा, 199, 199 इंटू 5 + 4, ये बन रहा है। तो ये काउंट कर लो टोटल, 199 -19, 180 टर्म्स आ रही हैं। ठीक है, एन की वैल्यू 180 है। उसको हम वैसे भी चेक कर सकते हैं कि यार एपी बन रही है, ए की वैल्यू 104 है, डी डी कॉमन डिफरेंस 4 है, 999 कौन सी टर्म होगी, वो होती है A + N - 1D। ठीक है, तो यहां से पता चल जाएगा, तो सही है ना। ये तो 4 से डिवाइड ही ना हो रहा, कुछ गलत गलत कर दिया क्या, 4 से 5 से डिवाइड होने पे 999 - 104, क्या गलत कर दिया, अच्छा 5 आएगा, क्या कर रहे हैं, 5 आएगा यहाँ पे, 4 पता नहीं कहाँ से दिमाग में चढ़ा है। ठीक है, 5 आ गया, तो 999 - 104 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो आ जाएगा 179 किलो 180। ठीक है, यहाँ से पता चल गया, कैसे भी कर लो। तो सम किसके इक्वल आता है, तो n/2 A + L, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, तो 180 डिवाइड बाय 2, पहली टर्म 104 प्लस 999 कितना आ गया, 999 + 104, 1103, तो आ जाएगा 90। ठीक है, 90, नौ, जीरो तो जीरो हो गया, 9 × 3 = 27, 900 27, वैसे ही आ गया, 99। ठीक है, तो कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू। ये भी सिंपल ही है, इसमें कुछ करना तो होगा नहीं। सबसे पहले तो हम मल्टीप्लाई को करें सॉल्व, 5 × 10 आ गया, माइनस यहाँ पे 4 दूनी 8 प्लस 5, 4 दूनी 8 + 7 15, 10 - 3 - 5 - 15 - 19 है ना।
तो 15 - 19 -4, माइनस माइनस प्लस, 15 और 4 9, तो 10 - 3 - 9, ठीक है। तो 10 - 6, तो 10 + 6 16, 10 + 6। अगला सवाल, इन्होंने बोला कि 7 इक्वल क्यूब्स ईच ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर are joined end to end, फाइंड their surface area of resultant cuboid। ठीक है, हमने जो क्यूब है, ठीक है, क्यूब बना रहा हूँ 2D में, ऐसे एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया हमने। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ऐसे ज्वाइन कर दिया। 7 है, 5 सेंटीमीटर है। अब इसकी लेंथ जो होगी 35 होगी, ठीक है। विड्थ जो होगी वो 5 ही रहेगी, और हाइट भी 5 रहेगी, ठीक है। तो लेंथ भी 5 है, ब्रेड्थ भी, सॉरी, लेंथ 35 होगी, विड्थ 5 है, हाइट भी 5 है, ठीक है। सरफेस एरिया किसके इक्वल आता है, टोटल एरिया निकाल लो। तो 2 × L × B प्लस B × H प्लस H × L, ठीक है। 2 × 35 × 5, 5 × 5, हाइट × 5 × 35, ठीक है। तो बस कैलकुलेशन ही है, और तो कुछ नहीं है। और थोड़ा सा और आसान करना है, 5 कॉमन निकाल लो, 5 × 10 बाहर आ जाएगा। तो 35 + 5 + 35, 35 × 5 = 70 और 75, है ना। हाँ, ये थोड़ा सा आसान हो गया, देखो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8% ऑफ द पीपल एलिजिबल टू वोट बिटवीन 20 and 25 ऑफ द एज, है ना। 8% लोग ही एलिजिबल हैं, जो 20 से 25, जितने लोग 20 से 25 साल के बीच में, उसमें से 8% लोग ही एलिजिबल हैं। इन एन इलेक्शन 85% ऑफ दोज एलिजिबल टू वोट who were between 25 and 20 and 25 actually voted. In that election, number of persons between 20 and 25 who actually voted was what percent of those eligible to vote? अच्छा, जितने लोग एक मिनट, क्या स्टेटमेंट है, 8% ऑफ पीपल एलिजिबल टू वोट आर बिटवीन 20-25%। अच्छा, जितने लोग एलिजिबल हैं टोटल, उसका 8% लोग जो है 20 और 25 साल के बीच में है, ठीक है, ये बात सही है। और उसमें से 85% ही क्या है, वोट डालते हैं, ठीक है। अब जो वोट डाल रहे हैं 20 से 25 साल के बीच में, वो टोटल का कितना परसेंट है। अब देखो, टोटल मान लो 100 था, चलो एक्स से मानते हैं, एक्स था, ठीक है। अब टोटल एक्स थे जो वोट डाल सकते हैं, उसका 8%, एक्स का 8 पे, यानी कि 0.08x, इतने लोग हो गए 20 से 25 साल के बीच में, कि लोग वोट डाल सकते हैं। बट इसमें भी 85% ने वोट डाले, यानी कि इसका कितना हो गया, 85%, ठीक है। इसको 17 × 5 = 85, 17 होगा ना, यस। और ये आ जाएगा 20, ठीक है। और इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, इसको हम काट देते हैं, 0.04, इसको 10 कर दिया मैंने, ठीक है। तो इंटू एक्स भी है साथ में, 17 × 4 = 68 / 10x, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.068x। तो ये कितने परसेंट हो गया एक्स का, ये 6.8% हो गया, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a chord of AB of a circle of radius 5.25 centimeter make an angle 60 degree the center of circle, find the area of major segment। अब देखो, सर्कल बनेगा नहीं, बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसा भी सर्कल बना है, अब सर्कल में एक कोड है, ठीक है, कोड तो हम बना लेंगे। अब ये सेंटर के साथ एंगल 60 डिग्री बना रही है, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 300, एक ही बात है। अब दो सेगमेंट बने हैं इसमें, देखो, एक सेगमेंट जो भी कोड बनेगी, ठीक है, एक ये साइड बनेगी, एक ये वाली साइड बनेगी पूरी। तो इन्होंने पूछा मेजर सेगमेंट, मेजर मतलब बड़े वाला, ये वाला, माइनर ये हो गया। तो इसका एरिया पूछा इन्होंने ना, फाइंड द एरिया। सबसे पहले अगर मैं मेजर सेगमेंट में बात करूं, तो इसमें सेक्टर ही बनते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं सेक्टर और सेगमेंट, देखो, अगर ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट पूरा, ये सेक्टर हो गया, वो माइनर, ये हो गया मेजर सेक्टर, ठीक है। सेगमेंट हो गया जब कोड कोड के एक साइड, ये हो गया माइनर सेगमेंट, और ये हो गया मेजर सेगमेंट, ठीक है। अब
एक तो जो मेजर सेगमेंट बना है, तो ये एक मेजर सेक्टर, एक तो मेजर सेक्टर हो गया प्लस ये ट्रायंगल होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेजर सेक्टर का एरिया आएगा वो आएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 360 इंटू सेक्टर का एरिया कितना है, मेजर सेक्टर का 300, एरिया नहीं सॉरी एंगल कितना बना रहा है 300। ठीक है, प्लस ये 60 डिग्री है। अब ये साइड दोनों इक्वल है, मतलब ये एंगल भी इक्वल आएंगे, 60 है तो ये भी 60, ये भी 60। ठीक है, 180 आ गया। तो मतलब अगर रेडियस 5.25 है, तो मतलब ये भी इक्वलेट ट्रायंगल आ गई ना 5.25। इक्वलेट ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर साइड, यानी कि ये भी आर स्क्वायर है। बस ये चीज फाइंड करनी है। अब ये थोड़ा मुश्किल ये है कि पाई वगैरह आ गया, कैलकुलेशन मुश्किल है इसमें, बस वो थोड़ा देखना पड़ेगा। अब देखो 360 है तो ये अपना 60 से कटेगा 5 और ये 6। ठीक है, 22/7, ये जगह 5/25 इंटू 5.25 इंटू 5/6 प्लस √3/4 इंटू 5.25 का स्क्वायर। ठीक है, इसको कैलकुलेटर से करता हूँ। 22/7 इंटू 5 डिवाइड बाय 6 प्लस √3/4 इंटू 5.25, तो 84.12 आ रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं आ रहा, इन्होंने आंसर सी दिया। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने बोला कि ए बोट कवर, ये अगले पेज पे लेके चलते हैं। इन्होंने बोला है बोट कवर 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर्स। ठीक है, 7 घंटे में वो अपस्ट्रीम यानी कि बहाव की उल्टी दिशा में 36 किलोमीटर बहाव की दिशा में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके 7 घंटे में आ जाती है। फिर इन्होंने बोला कि 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जो है 9 घंटे में, स्पीड क्या होगी स्ट्रीम की। अब ये देखते हैं। अब देखो, जो हम ये मान लेते हैं कि जो एक्स है, अपनी स्पीड होगी बोट की स्टिल वाटर में, वाई जो हो गया वो होगी स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, ये हमें वाई फाइंड करना है, ये ध्यान रखना। अब अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम के लिए मतलब उल्टी दिशा में, तो एक्स माइनस वाई होगी स्पीड। डाउन के लिए स्पीड ऐड होगी। ठीक है, इतनी स्पीड। अब किलोमीटर और आर में, किलोमीटर पर आर में स्पीड ले लो। अब जब बोट जाती है 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अब टाइम देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब डिस्टेंस 32 किलोमीटर जा रही है अपस्ट्रीम, तो स्पीड है एक्स माइनस वाई, 32 माइनस। ठीक है, इतना टाइम लगा। डाउनस्ट्रीम आने में डिस्टेंस इतना, वेलोसिटी इतनी, तो टाइम इतना लगा, टोटल लगा 7। ठीक है, अब देखो जो मैं 1 बाय, इसको मैं लिख लेता हूँ ए। ठीक है, इसको बी। ठीक है, ए क्या है 1/x-y, बी है 1/x+y। ठीक है, सेकंड जो है 40 किलोमीटर डिवाइडेड बाय x-y प्लस 48y। ठीक है, इंटू 9। तो यहाँ पे मैं ए लिख लेता हूँ और बी लिख लेता हूँ और 9। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करना पड़े थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, देखो 32 और 40 है, तो 8 चौका 32, 8 5 40, तो मैं इसको 4 और 5 से डिवाइड कर दूं, यहाँ पे 8 बना लूं, है ना। या फिर देखो 12×3 = 36, 12 चौका 48, इसको मैं 3 से डिवाइड करूँ, इसको 4 से डिवाइड करूँ, तो कुछ बना लो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 4 से, इसको 5 से। ठीक है, तो यह आ जाएगा 8a प्लस 36/4, ये तो 9a, बी सही आ गया। ये 7/4 आ गया। 5 से डिवाइड करूंगा 8a प्लस 48/5 बी, और 9/5। ठीक है, ये 1 ये 2, इसमें से किसको माइनस करें, 48/5, 9 9 5 45, हाँ ये बड़ा, 2 में से 1 को माइनस कर देता हूँ मैं। ठीक है, 48/5 -9 बी, और 9/5 -7/4। ठीक है, 9 5 45, 3/5 बी आ गया, और 5 चौका 20, 9 चौका 36, और 7 5 35, तो एक आ गया ऊपर, और 5 चौका 20।
तो बी की वैल्यू आ गई 1/4 4/12 1/12। ठीक है, और बी की वैल्यू 1/12 आ गई, तो मैं क्या करता हूँ पहली इक्वेशन में इसमें पुट करता हूँ। तो 32a प्लस 36/12 3 इज इक्वल टू 7, 32a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4/32 यानी कि 1/8। ठीक है, तो a किसके इक्वल था? a इक्वल था 1/x-5, तो यहाँ से x-5 की वैल्यू आ गई 8, और b किसके इक्वल था 1/x+y, यानी कि x+y की वैल्यू आ गई 12। और मुझे क्या फाइंड करनी है? y की वैल्यू। तो मैं क्या करता हूँ 2 में से 1 माइनस कर देता हूँ, ताकि पहले मैं x की वैल्यू वो भी कर सकते हो फाइंड करना, या फिर डायरेक्टली अगर दिख रहा हो ऑप्शन से वो भी कर सकते हैं। देखो 2 में से 1 माइनस कर दूंगा तो 2y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a contractor undertakes to build a wall in 50 days. He employs 50 people for the same. However, after 25 days, he finds that work is only 40% completed. How many more men needs to be employed to complete the work 10 days before time? ठीक है, अब 50 दिन में उसको खत्म करना है, तो उसने 50 लोग लगा लिए, बट 25 दिन बाद क्या देखता है वो कि यार सिर्फ 40% काम बचा है, तो ऑब्वियसली स्पीड से तो काम होगा नहीं। तो अब उसको कितने आदमी और लाने चाहिए कि वो 10 दिन पहले ही काम खत्म कर दे? अब 50 दिन में लगाए, 40 दिन में खत्म कर दे टोटल। सबसे पहले देखो अब मान लो एक काम है 40%, मतलब कितना होगा 2/5, और जो बचा 60% 3/5। ठीक है, ये बात है। अब मान लो कि जो एफिशिएंसी है हर एक बंदे की वो एक्स है, एक्स एफिशिएंसी है, मतलब एक्स अमाउंट ऑफ काम एक बंदा एक दिन में करता है। तो इंटू 50, 50 इंटू एक्स, 50 बंदे एक दिन में कितना काम करेंगे इंटू 25। तो 25 दिन में 50 लोग जिनकी एफिशिएंसी एक्स है वो कितना काम कर दिए? 2/5। ठीक है, इतना काम खत्म कर दिया ना 25 दिन में 50 लोग, 40%, 2/5। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गया 25। तो 1/25 इंटू 25, 625 इंटू 5। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं भी करोगे तब भी चल जाएगा। अब क्या है, अब देखो एफिशिएंसी उतनी है हर एक बंदे की, बट मुझे ये नहीं पता कितने बंदे चाहिए टोटल, बाद में कितने लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, मान लो कुछ टोटल वाई लोग काम कर रहे हैं 25 दिन के बाद। अब दिन कितने चाहिए मुझे? 50 दिन में काम पूरा करना था, 25 दिन हो चुके हैं, 25 दिन बाकी हैं, बट वो बोला कि 10 दिन पहले ही खत्म कर दो, यानी कि 15 दिन करेंगे जो ज्यादा लोग आए हैं। अब उनको काम कितना करना है? 3/5। ठीक है, तो वाई की वैल्यू आ गई 5 होगा ना, और y की वैल्यू आ गई 1/25 इंटू एक्स। ठीक है, तो x की वैल्यू है ऊपर 1/25, या जगह वन एक्स की वैल्यू 1/625 इंटू 5। तो इसीलिए कह रहा था कि मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 25 इंटू 25, 25×5 125। तो 125 लोग काम कर रहे हैं लास्ट के 15 दिन। ठीक है, 50 लोग तो थे ही, इन्होंने पूछा हाउ मेनी मोर मैन, तो इसने 75 लोग और बुलाए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम जो डिसऑनेस्ट वाला वही सेम है, कि ये शॉपकीपर एडवर्टाइज फॉर सेलिंग क्लॉथ एट 4% लॉस। ये बोलता है कि मैं 4% लॉस पे बेच रहा हूँ। हाउएवर बाय यूजिंग द फॉल्स मीटर स्केल ही एक्चुअली गेन्स 25%, बट वो एक्चुअल में 25% गेन करता है। व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्केल? अब देखो सबसे पहले भाई ये कहता है कि मैं 100 रुपए का 100 मीटर कपड़ा देता हूँ, मतलब लेके आया हूँ ये मेरा कॉस्ट प्राइस है। फिर ये बोलता है कि भाई मैं तो अपना लॉस पे हूं, मैं तो 96 रुपीज का 100 मीटर दे रहा हूँ, ऐसा वो बोलता है। ठीक है, तो इस वजह से 4% लॉस में है, बट एक्चुअल में क्या होता है कि ये इसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है। ये वो बोलता है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं कर रहा। वो तो 25% गेन, मतलब उसको 96 रुपए का बेच के भी 25% अपना गेन हो रहा है, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस पे 25% ज्यादा, यानी कि 0.25 कॉस्ट प्राइस, तब जाके 96। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? जो चीज इतनी बेच रहा है 100 मीटर तो है नहीं, वो कुछ और ही लेंथ है, तो वही आ जाएगा 96 डिवाइड बाय 1.25। ठीक है, तो ये आ जाएगा 96, तो यानी कि 76.85। इतने रुपए की चीज है वो, जो 96 रुपए में बेच रहा है, तो इतने रुपए में कितनी आएगी?
तो 76.8 में इतनी मीटर आएगी ना, ठीक है, 76.8, ठीक है। एक्चुअली 100 मीटर की जगह वो जो भी है सेंटीमीटर में ना, इसका कुछ वैसे वही नहीं है, कहीं उन्होंने मेंशन नहीं किया, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर की जगह वो कितना बेच रहा है, इतना बेच रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने बोला सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट एट ए सर्टेन रेट फॉर 3 years, हैड इट बीन इन्वेस्टेड एट 4% हायर रेट इट वुड हैव फेच्ड 40%, 480 मोर, ठीक है। फाइंड द प्रिंसिपल। अब देखो जितना परसेंट इन्होंने ज्यादा बोला ना, तो प्रिंसिपल देखो, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो जो ज्यादा बोला है, तो सिंपल इंटरेस्ट वही आ जाएगा ना ज्यादा, मतलब ऐसा मान लो, चलो दो इक्वेशन बना लो कि फॉर एग्जांपल पहले उसको एक्स मिल रहा था, प्रिंसिपल इतना था, रेट इतना था, टाइम कितना था, 3 साल का, डिवाइड बाय 100, ठीक है। बाद में उसको ज्यादा मिला, 480 ज्यादा मिल गया ना, तब उसका रेट 4% था, R+4 इंटू 3/100, ठीक है। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास वही आएगा कि 480 ज्यादा मिल रहा है और रेट कितना ज्यादा है, 4%/3, ठीक है। 4×3 = 12, चौका 48, तो पी की वैल्यू होगी 40 × 100, 4000, ठीक है। तो बस डायरेक्टली आप ये लिख सकते हो, इसे समझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ इंटीग्रल पेयर एक्स वाई सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, ठीक है। अब देखो कितने इंटीजर, यानी कि 1 2 3 -1 -2 इंटीजर होना चाहिए। देखो सबसे पहले दोनों स्क्वायर हैं और 27 है, ठीक है। तो इसकी कोई लिमिट होगी ना, देखो अगर मैं y को 0 मान लूं इन केस, तो x - y की वैल्यू हो सकती है स्क्वायर, यानी कि 5, मैक्सिमम 5 हो सकती है ना। और अगर मैं मान लो इसको 0 मान लूं, तो 2y² इंटू 27, 3×3 = 9, 2×18, चौक चौक 16, y की वैल्यू मैक्सिमम 3 हो सकती है, ठीक है। y की वैल्यू प्लस माइनस जो भी है मैक्सिमम। तो सबसे पहले मैं क्या क्या करता हूँ, देखो y को अगर y² अगर 0 है, y 0 है तो y² 0 है, तो x - y का स्क्वायर इज इक्वल टू 27, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो इंटीजर आ ही नहीं सकते, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर मान लो y² की वैल्यू 1 है, तो 2 × 1, 27 - 2, तो यानी कि x - y का स्क्वायर इज इक्वल टू 27, x - y की वैल्यू क्या आ सकती है, +-5, ठीक है। एक चीज ये पॉसिबल है। सेकंड, अगर y अपना y² की वैल्यू, y इंटीजर है ना, तो -2 या +2, 4 होगा तो 4×2 = 8, और 4×2 = 8, 27 - 8 कितना आ गया, 19, तो वो भी पॉसिबल नहीं है ना। तो एक मैं करके देखता हूँ, तो y² इज इक्वल टू 9, y की वैल्यू -3 +3, तो 9, 9×2 = 18, ठीक है, 18, 27 - 18 9, और यानी कि x - y का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, x - y इज इक्वल टू +-3, ठीक है, ये चीज पॉसिबल है। इसके बाद y² 16 तो पॉसिबल है ही नहीं, अब ये चीज बच गया। अब देखो बस इतना सा काफी है। सबसे पहले देखो y² इज इक्वल टू -1, इसका मतलब y को मैं एक लेता हूँ -1, अगर y -1 है और ये चीज बनाऊं, तो x - y का स्क्वायर 20, एक मिनट, 25 आना चाहिए ना, 25 आना चाहिए। तो इसका मतलब x क्या हो सकता है, एक्स मेरा हो सकता है 4 हो सकता है ना, 4 माइनस माइनस, ठीक है। और मेरा एक्स हो सकता है, एक मिनट, वाई, और एक्स हो सकता है मेरा y -3, ठीक है। एक तो ये चीज आ गई, -3 और 1, और 4 और 1, ये बात सही है। सॉरी, -1 है ना, -3 -1, ये गलत लग रहा है, एक मिनट, तो एक मिनट, -6, सॉरी, -6 आना चाहिए, ठीक है, ये सही है अब। हाँ, तो अगर y इज इक्वल टू 1 है, तब मेरा x हो सकता है, अगर 1 है, y इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू 1 है, तो ये 6, अच्छा, उल्टा आ जाएगा बस मेरे हिसाब से, और -4 है ना, 6 और 1, 6 - 1 5, और -4 1, -4 -1 -5, ठीक है, ये भी आ गया। y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यानी कि y इज इक्वल टू -3 है,
तो दोनों का जो डिफरेंस है वो +3 या -3, तो यानी कि x हो सकता है -3 है ना, तो y इज इक्वल टू -3। एक तो 6 और 0, ये चेक करना, 6 और -3, -3, अच्छा एक मिनट, -6 और 0, 0 और 3, ठीक है, -6 -3, ठीक है। अगर y3 है तो x हो सकता है 0 और 6, ठीक है, तो 6 और 3, ये ठीक है, तो 8 आ गए। कंफर्म कर लेने एक बार, मुझे लगता है पॉइंट्स में कहीं भी दिक्कत हो चेक कर लेना, तरीका पता चलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ram and Shyam are two different persons, but when they worked together, they completed a job in 10 days. Had Ram worked at half his efficiency and Shyam at 5 times his efficiency, they would have completed the job in 50% of the scheduled time. यानी कि 5 दिन में, है ना, 10 दिन की जगह 5 दिन में खत्म कर देते हैं। Shyam can complete the job working alone in y days. Then y is, अब देखो दोनों की एफिशिएंसी, आर की एफिशिएंसी मान लो ए और शाम की मान लो बी, ठीक है। एफिशिएंसी यानी कि एक दिन में राम ए अमाउंट ऑफ काम करता है, शाम एक दिन में बी अमाउंट ऑफ काम करता है, तो दोनों मिलके जब काम करेंगे एक दिन में ए प्लस बी काम कर देंगे, 10 दिन में इंटू 10 दिन काम करेंगे तो एक काम खत्म कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर वो अपनी आधी एफिशिएंसी पे काम करे राम, यानी कि A/2, और शाम अपनी 5 गुना एफिशिएंसी यानी कि 5 इंटू बी, है ना, एक दिन में बी काम करता है 5 गुना एफिशिएंसी यानी कि 5 इंटू बी, और वो तब ये काम कितने दिन में खत्म कर देंगे? 50% ऑफ द शेड्यूल्ड, यानी कि 10%, 10 का 50% यानी कि 5 दिन में, ठीक है। अब y की वैल्यू पूछी, यानी कि शाम कितने दिन में खत्म करेगा, शाम की हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, यानी कि b की वैल्यू निकालनी है मुझे। तो मैं क्या करता हूँ, सेकेंड इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूं, ताकि 10, यहाँ पे क्या बनेगा, 10a प्लस 10b इज इक्वल टू 1, 5, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो 5/2a प्लस 25b इज इक्वल टू 1, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10a प्लस 100b इज इक्वल टू 4, है ना, तो ये और ये, तो दो में से एक माइनस कर दूंगा तो 90b इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 1/30, तो उसकी एफिशिएंसी है 1/30, तो एक दिन में वो 1/30 काम करता है, तो पूरा एक काम 30 दिन में कर देगा ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ रोम्बस इज इतना, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्मॉलर डायगोनल। देखो जो रोम्बस का एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाफ का अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास x² प्लस 4x+3 आएगा, ठीक है, तो 1/2, तो इसके फैक्टर तो हमें पता ही है, x+1 और x+3 आएंगे, ठीक है, तो स्मॉलर डायगोनल आ गया सी, x+1। Next question. When the price of mobile was reduced by 20% and number of mobiles sold is increased by 40%, the effect on the sale was, अब देखो सपोज कर लो कि यार 10 फोन बेच रहे थे हम और हर एक का प्राइस 10 रुपए था, 10 मोबाइल पर पीस 10 रुपए, तब हमें कितने रुपए बन रहे थे? 100 रुपए बन रहे थे, ठीक है। मैं हर एक मोबाइल 10-10 रुपए का बेच रहा हूँ। अब क्या हुआ, प्राइस जो मैंने 20% कम कर दिया, यानी कि 10 का 20% कम कर दिया, यानी कि 8 रुपए कर दिया मैंने हर फोन का प्राइस, पर उससे मेरी क्या होगी, सेल इंक्रीज होगी 40% से, यानी कि 10 का 40%, चार, चार और ज्यादा बेच रहा हूँ, यानी कि मैं 14 मोबाइल बेच रहा हूँ, तो 14 × 8, 8 × 32, 112 रुपए मिल रहा है मुझे, ठीक है। तो कितना मुझे, 12 रुपए ज्यादा बने ना 100 से, तो 12% इंक्रीज हो गया सेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आसानी है। ए मैन इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ कैपिटल एट 7%, 1/4 एट 8% एंड रिमाइंडर 10%। इफ हिज एनुअल इनकम इज 561, फाइंड द कैपिटल। अब देखो कैपिटल मान लो x है, तो x/3 उसने 7% पे लगा दी, ठीक है, 7/100 प्लस उससे कुछ अमाउंट मिला, फिर 1/4 यानी कि x/4 वो उसने 8% पे लगा दी, प्लस बाकी कितनी बची, x माइनस x/3 माइनस x/4, तो x माइनस ये बचेगा 4, 7/12 x, तो यह जगह 5/12 x बच गया, ठीक है। तो जो 5/12 x है उसको इसने लगा दिया 10% पे, 561, ठीक है।
तो इसको कर लो, बस 100 को उधर ले जाओ, तो 7/3x, ये 2x आना, प्लस ये 50/12, इसको काट लो 5, और ये 6, 25/6x, ये 561 × 100। ठीक है, ये आ जाएगा 6, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, और 25। ठीक है, साथ में है x, 561 × 100, तो 14 और 12 26, और 25 51। तो 51/6x इज इक्वल टू 561 × 100। तो x इज इक्वल टू 561 × 100 डिवाइडेड बाई 51 × 6। ठीक है, इंटीजर ही आ रहे हैं, कट ही रहा होगा, देखो 51, 1 11 से कट गए, तो 11 × 6 66, × 6 66। ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन में कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन सिंपल थे, कुछ मुश्किल भी थे। ठीक है, जैसे कि, तो वैसे क्वेश्चन आपको अवॉइड करने चाहिए पहली बार में, जब आप पहले मतलब क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सामने आ गया तो उसको अटेम्प्ट करना ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए, जो मेरे हिसाब से मुश्किल क्वेश्चन था, कि जैसे 105 है, आसान है बट थोड़ा सा कंसंट्रेशन वाला सवाल है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा कर सकते हैं कि टाइम ले सकते हैं, कि आराम से करें, जल्दबाजी में नहीं कर सकते इसको। और एक सवाल कौन से थे, एक मुझे लगता है 100 सवाल, ये थोड़ा लेंथी है। जिस अगर इसी तरीके से हो रहा है, अगर इसका कोई और शॉर्टकट है तो अलग बात है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है लेंथी है। और एक मुझे लगता है ट्रेन वाला, ये ट्रेन वाला सवाल है ना, एक तो ये सवाल मुझे लेंथी लग रहा है। और ये 93 याद रखिएगा, ये मार्क्स टू, ये आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, बाकी ठीक था, बस लेंथी सवाल आप पहले बार में स्किप करो, फिर आपको ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे क्वेश्चन। ठीक है, इसमें किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो। और वीडियोस कुछ सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।